गुड मॉर्निंग साथियों। हम लोग शनिवार की जो अंतिम कक्षा किए थे उसमें हड़प्पा सभ्यता के एक दो टॉपिक और बच रहे हैं, उसे आज हम देखेंगे। और आज की क्लास थोड़ी सी छोटी होगी और उसके बाद हम लोग कल की क्लास में हड़प्पा से संबंधित क्वेश्चन जो प्री में आया है और मुख्य परीक्षा में आया है उसको डिस्कस करेंगे। आज जो टॉपिक छूट रहा था कल का वो है हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था और धार्मिक जीवन उनका कैसा था। और तीसरा था पतन और चौथा है उत्तरजीविता। हड़प्पा सभ्यता अपनी समकालीन अन्य सभ्यताओं से इस मामले में यूनिक है कि इसकी बहुत सारी चीजें भारतीय जन आज भी कैरी कर रहे हैं। आज भी वो कल्चर, वो सभ्यता, संस्कृति की चीजें फॉलो कर रहे हैं। बाकी मेसोपोटामिया की सभ्यता और यूनान की सभ्यता कहें, मिस्र की सभ्यता कहें, वहां पुरानी चीजें उस मात्रा में फॉलो अप नहीं की जा रही है जिस मात्रा में हड़प्पा सभ्यता की चीजें भारतीय उपमहाद्वीप में फॉलो की जाती है। अर्थव्यवस्था को देखें हम लोग, कृषि सबसे पहले। कृषि में अगर हम देखें सिंचाई व्यवस्था, क्या सिंचाई व्यवस्था थी? इसकी थोड़ी सी चर्चा करें हम लोग। तो आप कहेंगे सिंचाई व्यवस्था हड़प्पा में नहीं थी। वर्षा के जल से ही वर्षा के जल से खेती की जाती थी और अधिशेष खेती होती थी। अधिशेष खेती यानी इतनी ज्यादा मात्रा में कि सिर्फ खेती पर ही जीवन आश्रित नहीं था। खेती इतनी उन्नत थी, जैसा कि हम लोगों ने कालीबंगन में हल द्वारा जुते हुए खेत के साक्ष्य देखे हैं। हल रेखा मिली है खेत में। इससे पता चलता है कि हड़प्पा के लोग खेत जोतने के लिए हल का प्रयोग कर रहे थे और हल के प्रयोग का अर्थ यही होता है कि खेती बृहद मात्रा में होती थी, उपज ज्यादा होती थी। उस ज्यादा उपज ने ग्रामीण संस्कृति से आगे बढ़ करके शहरी संस्कृति की क्रांति की। क्या क्या हुआ इस अधिशेष खेती की वजह से? ढेर सारे लोग जो खेती के काम में संलग्न थे, अब वो खेती नहीं करके भी जीवन निर्वाह कर सकते थे। वो शिल्प कर्म कर सकते थे, वो व्यापार वाणिज्य कर सकते थे बड़े स्तर पे। वो प्रशासनिक व्यवस्था वो धार्मिक धार्मिक कर्मकांड में संलग्न हो सकते थे।
इस तरीके से अलग अलग व्यवसाय खेती के अलावे किया जा सकता था, और यही सारी चीजें मिल करके एक ग्रामीण सभ्यता को नगरीय सभ्यता में तब्दील करती है। हम लोग बात करें आगे शिल्प कर्म, कैसा शिल्प कर्म था उनका। वो मुहरें बना रहे थे सिलखड़ी की, मनके बना रहे थे, कांसे का काम कर रहे थे, तांबा प्लस टिन मिला करके, चांदी और सोने के आभूषण बना रहे थे। मृदभांड बना रहे थे, पत्थर के औजार, ईंटें, कच्ची पक्की, पक्की ईंटें, वो मूर्तियां बना रहे थे। मूर्तियां जो कांसे की भी बनी, पत्थर की भी बनी, मोहरों पर वो लिपि कुछ लिख भी रहे थे, चित्र भी बना रहे थे। इस तरीके से हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के शिल्प कर्म में दक्षता हासिल कर रहे थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। उद्योग, जहाँ कारखाने मिले हैं, उद्योग मिले हैं, ऐसी जगह हमने चनूदड़ों के बारे में पढ़ी थी। अब हड़प्पा जिस क्षेत्र में फैली हुई थी, न तो वहां तांबा मिलता है न टिन मिलता है, तो ये धातुएं बाहर से लाई जाती थी। बाहर से कौन सी धातु कहां से लाई जाती थी, एक लिस्ट देख लेते हैं यहाँ पे। कच्चे माल के स्रोत, कौन किस क्षेत्र से, स्रोत कौन सा देश था। जैसे तांबा, तांबा कहां से आ रहा था, खेतड़ी, राजस्थान, खेतड़ी के खानों से, खेतड़ी के खान राजस्थान से। उस समय के जिन स्थलों की खुदाई हुई है वो है गणेश्वर, जहां से ये लोग ले रहे थे, जोधपुरा, बागोर, सोना, तब से लेकर आज तक, कोलार की खान, चांदी।
अफगानिस्तान, ईरान, मेसोपोटामिया। यानी मध्य एशिया। तांबा, सोना, चांदी, हम देखें सीसा, शीशे की वस्तुएं मिली है वहां पे। कश्मीर, अफगानिस्तान, वैदुर्य मणि अफगानिस्तान, एक दो चीजें और देखें। फिरोजा और जेड मध्य एशिया से फिरोजा और जेड मध्य एशिया से लाए जा रहे थे। आबनूस की लकड़ी, काली आबनूस की लकड़ी, काली लकड़ी, ये लाया जा रहा था कश्मीर से। सीपी, ये गुजरात कच्छ की खाड़ी। कुछ और धातुएं देखिए। गोमेद, स्फटिक, लाजवर्द, पत्थर है कीमती। गोमेद, स्फटिक, लाजवर्द, सौराष्ट्र से। टिन, अफगानिस्तान से। इस तरीके से अलग अलग धातुएं या कीमती पत्थर दूसरे देशों से ला करके और यहाँ उनका प्रोसेस करके वस्तुएं बनाई जाती थी और उन्हें यहाँ के लोग तो उपयोग करते ही थे। हम इन वस्तुओं को बना करके निर्यात भी करते थे, खास करके मेसोपोटामिया, ईरान, मिस्र आदि देशों। ठीक है, आयात निर्यात ठीक स्तर पे था। और हम पूरे प्राचीन भारत के इतिहास को देखें या इवन आधुनिक काल, आज के इतिहास, आज की भी हम बात करें तो हम पाएंगे कि जैसे जैसे हमारा निर्यात बढ़ता है वैसे वैसे हमारा नगरीकरण बढ़ता है, या वैसे वैसे नगरीकरण का चरण या नगरों का विकास दिखाई देता है जब जब हम व्यापार संतुलन में रहे हैं। हालांकि इस समय विश्व के व्यापार में हमारी भागीदारी बहुत कम हो गई है, लेकिन एक समय था, खास करके अगर हम मुगल काल की बात करें तो मुगल काल में लगभग जितना भी व्यापार होता था विश्व का उसमें हमारा हिस्सा 40% तक था, जो कि आज 2% के नीचे ही है। तो बीच में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का
जो फेज आया, जो हम ब्रिटिश के गुलाम बने और ब्रिटिशर्स ने एक तरीके से हमें कच्चे माल के उत्पादक के तौर पे विकसित किया। तो जो विनिर्मित वस्तुएं हैं, जो कच्चे माल से बनी हुई वस्तुएं हैं, उसके निर्यात में हम बहुत ज्यादा पिछड़ गए, इतनी ज्यादा पिछड़ गए कि हमारा जो ब्रिटिशर्स के आगमन के पहले जो 40% की शेयर होल्डिंग थी विश्व बाजार में, वो घट के मात्र 2% रह गई। और नगरीकरण तभी होगा जब हम अपनी वस्तुएं दूसरे देशों को अधिक से अधिक मात्रा में बेच पाएंगे और वहां से आए हुए धन से हम अपने यहाँ और भी विकास कर पाएंगे। अगर हम ऐसे देशों को देखें जहां नगरीकरण हमारे से ज्यादा अधिक है, जैसे जापान में या चाइना में, जिनका निर्यात अधिक है, उनके यहाँ नगरीकरण भी अधिक है। तो नगरीकरण का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सीधा संबंध इस बात से है कि आप विनिर्मित वस्तुएं कितनी बड़ी मात्रा में बनाते हैं और कितने बड़े स्तर पे व्यापार करते हैं और उस व्यापार से कितना लाभ कमा पाते हैं। और ये चीज हमने देखा हड़प्पा सभ्यता में, वहां नगरीकरण दिखती है। यही चीज हम पाते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जब नगरीकरण फिर से दोबारा शुरू होती है। यही चीज हम देखते हैं गुप्त काल के बाद, हालांकि नगरीकरण धीरे धीरे डिग्रेड होने लगी और हमारा पता चला कि रोमन साम्राज्य के साथ या दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जो प्राचीन काल में व्यापार बहुत तरक्की पे था, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा और हमारे यहाँ नगरीकरण का चरण जो है वो धीरे धीरे कम होने लगा। और फिर हम पाते हैं कि जब तुर्क यहाँ आए और उन्होंने फिर धीरे धीरे नगरों का विकास किया, फिर धीरे धीरे शिल्प कला वगैरह ज्यादा विकसित हुई और उन वस्तुओं का फिर से जब निर्यात शुरू हुआ, तो फिर हम मुगल काल तक आते आते ढेर सारे नगरों का विकास देखते हैं। तो ये एक पैटर्न है, एक क्रम है, जिसे हम इस बात से जोड़ करके चलेंगे कि नगरीकरण हमारे यहाँ तभी विकसित होता है जब हम बड़े स्तर पे व्यापार कर रहे हैं और उस व्यापार में बड़ी हिस्सेदारी के साथ साथ बड़ा लाभ कमा रहे हैं। ठीक है, पीछे हम लोगों ने अंतरराष्ट्रीय हड़प्पा कालीन अंतरराष्ट्रीय व्यापार के पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य के बारे में भी बात की थी पिछली कक्षा में। आप फिर से उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर हम आगे चलेंगे और देखेंगे धार्मिक जीवन कैसा था। धार्मिक जीवन, वो किस तरह के रीति रिवाज का पालन कर रहे थे। तो अगर हम उनकी समाधान रीति को देखें, समाधान रीति, तो जैसा कि आज प्रचलित है दाह संस्कार, या तो नहीं था या बहुत कम था। समाधान वहां विस्तारित दफनाने की प्रथा ही थी। उत्तर दक्षिण दिशा में और शव के साथ वस्तुओं को भी दफनाने की प्रथा थी। वस्तुओं को भी दफन किया जाता था उसके साथ। हमने पीछे बात की थी युगल समाधान की, यानी स्त्री पुरुष एक साथ। कहां से मिला है साक्ष्य? आप लोग ध्यान करिए, लोथल, हमने एक पुजारी की प्रतिमा की बात की थी।
जो ध्यानमग्न है, ध्यानावस्था में। मोहनजोदड़ो से मिले एक मुहर पे आज के शिव के जैसे चित्र, यानी आज जिस तरीके से हम शिव की कल्पना करते हैं उसी तरह का चित्र हम मोहनजोदड़ो से मिले मुहर पे पाते हैं। ऐसा लगता है कि वो शिव की पूजा करते होंगे और ढेर सारे छोटे छोटे शिवलिंग के आकार के पत्थर मिले। आप कह सकते हैं कि ये जो लिंग पूजा है, शिव की जो पूजा है, वो हड़प्पा काल से लगातार चली आ रही है। और एक अनुमान ऐसा किया जाता है कि आर्य जो इनके बाद आए 1500 ईसा पूर्व में, ये संस्कृति 1800 ईसा पूर्व में डिक्लाइन हो गई थी। कुछ इसके उत्तरवर्ती चरण हैं जहां नगर समाप्त होते दिख रहे हैं और गांव विकसित होते दिखाई दे रहे हैं। फिर से हड़प्पा सभ्यता का उत्तरवर्ती चरण और आर्य जो आते हैं वो एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं। और इसकी पहचान इस तरीके से की गई है कि हड़प्पा नगर में जो विकसित हड़प्पा कालीन मृदभांड है, उसके अलावे प्लस एक नए प्रकार का मृदभांड प्रयोग किया गया है। नए प्रकार का मृदभांड, अब ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा नगर में जैसा कि मृदभांड प्रयुक्त होता चला आ रहा था, उसके अलावे एक नए बाद के ऊपरी सतहों से एक नए प्रकार के मृदभांड का प्रयोग किया जाने लगा था। और ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ कोई एक दूसरा समूह या समुदाय आ गया था और इस समूह की पहचान सिमेट्री एच, कब्रिस्तान एच से की गई। तो ऐसा पूछा जाता है कब्रिस्तान एच कहाँ मिला है, तो आप कहेंगे हड़प्पा में। आप एक श्रृंगी बैल की पूजा, शिव की पूजा की बात हमने की, देवियों की पूजा, मातृ देवी की पूजा, इनकी मृण मूर्तियां वगैरह मिली हैं देवियों की या मातृ देवी की पूजा। प्लस अब पेड़ पौधों की, बहुत सारे मोहरों पर पेड़ पौधे या वृक्षात्मा, पेड़ में एक पेड़ बनाया गया है, उस पे प्रतीक के रूप में उसमें एक व्यक्ति को बनाया गया है। तो वृक्ष पूजा, नदी की पूजा, स्नान पर विशेष ध्यान। मोहनजोदड़ो में हमने बताया कि महास्नानागार मिला है और उसका कुछ न कुछ अनुष्ठानिक महत्व होगा जहां किसी विशेष समय में लोग स्नान करने आते होंगे। ये सारी चीजें हूबहू तब से लेकर आज तक जारी है और ऐसा संभवतः इसलिए हो पाया कि इसके बाद जो संस्कृति आ रही थी भारत में, डेवलप हो रही थी वैदिक संस्कृति, उसकी कोई ऐसी विशेष धार्मिक परंपरा नहीं थी। बहुत शिक्षित समाज शायद नहीं था
और एक अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा कालीन जो पुरोहित वर्ग है या उसकी जो धार्मिक रीति रिवाज है वो कंटिन्यू हो गई वैदिक एज में। वहां का पुरोहित यहाँ के पुरोहित के साथ घुल मिल गया और वो जो पीछे परंपरा उसके पास थी वो कंटिन्यू हो गई और वैदिक और फिर आगे के जनरेशन में आगे के समय में वो एज इट इज चलती रही। और ये प्रश्न पूछा गया है मुख्य परीक्षा में कि हम मेसोपोटामिया और मिस्र की समकालीन सभ्यताओं की अपेक्षा इस मामले में भिन्न है कि हम अपनी प्राचीन संस्कृति को अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं। धार्मिक जीवन के बारे में मोटे तौर पे इतनी बातें। हम दाह संस्कार के भी कुछ साक्ष्य पाते हैं, खास करके कालीबंगन में जहाँ बड़े बड़े कुंड मिले हैं और वहां राख के ढेर मिले, हड्डियां मिली। तो ऐसा प्रतीत होता है कि दाह संस्कार की परिपाटी भी थोड़े ही स्तर पर हो, लेकिन वहीं से शुरू हो गई थी और बाद के काल में तो दफनाने की प्रथा लगभग समाप्त हो गई हमारे यहाँ और दाह संस्कार ही तब से लेकर के अब तक चला आ रहा है। यहाँ पर थोड़ी बातें करें हम लोग पतन की। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? अलग अलग विद्वान अलग अलग इसके मामले में सोचते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि आर्यों ने आक्रमण करके हड़प्पा सभ्यता का पतन कर दिया। आर्य आक्रमण इसको जिम्मेदार बताया जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि नदी में बाढ़ आ गई, इससे पतन हो गया। कुछ लोग सोचते हैं कि शुष्कता बढ़ गई, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई और ये जो पूरा इलाका है उसमें जल संकट आ गया, बारिश नहीं हुई और लोग यहाँ नगरों से निकल गए पानी की कमी की वजह से और दूसरे क्षेत्रों में चले गए। वो गुजरात की तरफ चले गए या उत्तर प्रदेश की तरफ चले गए जिधर नदियां थी। कुछ लोग पारिस्थितिकी और संतुलन की बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पतन नहीं हुआ और ये हड़प्पा कंटिन्यू रही, हड़प्पा सभ्यता, बस इसका नगरीय चरण खत्म हो गया और फिर से एक ग्रामीण चरण शुरू हो गया। यानी वो उत्तरजीविता की बात करते हैं। दो टर्म ध्यान रखिएगा, कुछ लोग पतन की बात करते हैं और कुछ लोग उत्तरजीविता की बात करते हैं। ये कौन कौन से लोग हैं इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेंगे। मार्शल मैके एसआर राव ये कहते हैं बाढ़, पतन बाढ़ के कारण। मार्शल मैके और एसआर राव बाढ़ के कारण पतन, ये तीन प्रमुख विद्वान हैं। बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण का सिद्धांत देने वाले हैं गार्डनर चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर और एक व्यक्ति हैं स्टुअर्ट पिगट।
ठीक है। एच.टी. लैम्ब्रिक और माधव स्वरूप वत्स, नदियों के मार्ग में परिवर्तन। एच.टी. लैम्ब्रिक और एम.एस. वत्स, माधव स्वरूप वत्स। फेयर सर्विस, पारिस्थितिकी परिवर्तन। और उत्तरजीविता की बात करते हैं। मलिक और पॉसेल, ये मोटे मोटे कुछ विद्वान हैं और उनके कंसेप्ट हैं। इनसे सवाल पूछे गए हैं, आप ध्यान रखेंगे इस फैक्ट्स को। उत्तरजीविता वाला सवाल मुख्य परीक्षा में भी आ चुका है। मलिक पौसेल ने कहा, मलिक और पौसेल दो विद्वान हैं अलग अलग, जिन्होंने संयुक्त रूप से ये बात रखी सबके सामने कि हम पाते हैं कि नगरीय सभ्यता की जो विशेषताएं हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो रही। जो चौड़ी सड़कें हैं या उसका जो सीवेज सिस्टम है या मानकीकरण जो भी है ईंटों का या माप तोल का, उसमें परिवर्तन है। जो घरों का निर्माण एक नियम के तहत हो रहा था, अब हम देख रहे हैं कि घर मनमाने तरीके से सड़कों पर फैलते जा रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि जो प्रशासनिक तंत्र है वो अब धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा था। और वो क्यों कमजोर पड़ रहा था, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बहुत सारे लोग इस क्षेत्र में तमाम चीजों की कमी हो गई, खास करके पानी की। जल ही जीवन है, आप जानते हैं। आर्यों के आक्रमण को इस वजह से नहीं माना जाता है क्योंकि हम पाते हैं कि यहाँ का नगरीय चरण 1800 ईसा पूर्व में समाप्त हो रहा था और आर्यों का आगमन भारत में कितना भी हम पीछे लेके जाएं तो 1500 ईसा पूर्व के पीछे नहीं जाता है। लेकिन एक अनुमान है कि भारत और मेसोपोटामिया के बीच जो व्यापार चल रहा था वो डिक्लाइन हो गया। वो क्यों डिक्लाइन हो गया? क्योंकि वहां भी आक्रमण हो रहा था मेसोपोटामिया वाले इलाके में, ईरान वाले इलाके में। और ये आक्रमण भी कौन लोग कर रहे थे? वही आर्य कर रहे थे। आर्यों की एक शाखा भारत की तरफ आई थी और एक दूसरी शाखा ईरान और मेसोपोटामिया की तरफ चली गई। तो हो सकता है कि सीधा इंपैक्ट ना हो आर्यों के आक्रमण का, इनडायरेक्ट इंपैक्ट, ऐसा अनुमान किया जा सकता है।
उत्तरजीविता की कौन कौन सी बातें हो सकती हैं, आप इस पर जरा विचार करें कि हमने वहां से क्या क्या लिया या क्या क्या कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने बताया था कि मकान के नक्शे तक आज तक फॉलो किए जा रहे थे जिसमें एक आंगन होता था पहले और इसके चारों तरफ कमरे होते थे। गांव में अगर कोई पुराना मकान आपको देखने को मिल जाए तो आज भी इसी तरह का मकान आपको देखने को मिल जाएगा, सेम टू सेम जैसा आज से 5000 साल पहले मोटे तौर पे हड़प्पा सभ्यता के लोग बना रहे थे। पकी ईंटों से मकान बनाए जा रहे थे, वो आज भी बनाए जाते हैं। आप देखें मृदभांड जो चाक पर बनाए जाते हैं आज, ठीक वैसे ही मृदभांड चाक पर तब भी बनाए जा रहे थे। मृदभांडों के ऊपर जो चित्रकारी वगैरह आज की जाती है वही चित्रकारी उस समय भी की जा रही थी। इवन चित्रों का पैटर्न जो मैंने बताया था ये 3 पत्ती वाला जो पैटर्न है, ये पैटर्न भी तब से लेकर के आज तक चला आ रहा है। नाव का निर्माण, बैलगाड़ी, इक्के गाड़ी, मतलब पंजाब में अभी जो इक्के गाड़ी चल रही है या थोड़े दिन पहले चल रही थी, अब तो बहुत कुछ ऑटोमोटिव हो गया, सेम टू सेम वैसी ही इक्के गाड़ी हड़प्पा काल के पंजाब में तब भी चल रही, सेम तब से लेकर आज तक। परिवहन के साधन वैसे ही थे जैसे हड़प्पा काल में थे। पूरा का पूरा जो हमारा कल्चर है, धार्मिक जो संस्कृति है, वो धार्मिक संस्कृति लगभग हम हड़प्पा सभ्यता के ऋणी हैं, क्योंकि मातृ देवी की पूजा हम वहीं से लेके चले आ रहे हैं। शिव की पूजा, शिवलिंग की पूजा, पेड़ों की, नदियों की, स्नान पर विशेष ध्यान, ये सब एक एक करके माप तौल की बात करें हम, 16 के गुणक में माप तौल वहां होते थे। और अभी हाल हाल तक आपने शायद सुना होगा 16 आना का 1 रुपया होता था। चार आना, 8 आना, 4 आना 25 पैसा, 8 आना 50 पैसा, ये सब शायद आपने सुने होंगे, न सुने हो तो आप ध्यान करिए कि ये जो 16 का गुणक था माप तौल का, वो तब से लेकर आज तक फॉलो किया जा रहा है। उस समय 1 फुट 37.5 सेंटीमीटर का होता था। आप देखिए मोटा मोटी आज भी 30 सेंटीमीटर का 1 फुट है, तो हम कितना कुछ वहां से लेके चले आ रहे हैं। पूरा का पूरा धार्मिक कर्मकांड, और जैसा कि हमने पाया कि कालीबंगा में, लोथल में अग्नि वेदियां मिली, तो इन अग्नि वेदियों का यज्ञ, हवन आदि में उपयोग किया जाता होगा। वैदिक काल में भी हम यज्ञ और हवन होते हुए देखते हैं। धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में बहुत बड़े मात्रा में किए जाने लगे, बहुत बड़े स्तर पर। मोटे तौर पे हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोगों ने इस क्षेत्र में ये विकसित हुई, कौन कौन से इसके प्रमुख नगर थे, इसकी नगरीय विशेषता क्या थी, ईंटों के बारे में, लिपि के बारे में, कृषि कर्म, शिल्प कर्म, व्यापार वाणिज्य, समाज, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था,
आपका धार्मिक जीवन, इन सब के बारे में मुख्य मुख्य बातें जो हैं वो पीछे आज की कक्षा मिला दे तो 3 कक्षा में हम लोगों ने इसे पूरा कर लिया है। कल की जो चौथी कक्षा होगी, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी सवाल प्री में आए हैं, मुख्य परीक्षा में सिर्फ 3 सवाल आए हैं। 2 सवाल तो उत्तरजीविता से संबंधित है और 1 सवाल वास्तुकला, हड़प्पा सभ्यता की वास्तुकला से संबंधित है। इस पर भी हम लोग कल चर्चा करेंगे और बाकी तो ऑब्जेक्टिव जो सवाल हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, एसएससी, आईएएस, पीसीएस, उन सब की चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद। हाँ सर।